अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। लाइक एमसीक्यूज़ पेपर है, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएसए, एनएफए, एसएफ, एफआई इन सब के पेपर्स एक ही तरह के होते हैं। तो इनको अटेम्प्ट करने का क्या मेथड है, क्या मेथोडोलॉजी है? कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा जो पेपर अटेम्प्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो सुन लें। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा या जो मैं अपने तौर पर करता हूँ, कभी भी पेपर को रीड मत करें। जब आपको पेपर मिलता जाता है, कुछ लोग पूरे पेपर को रीड करते हैं क्योंकि उनको कहा गया होता है एग्ज़ामिनर्स की तरफ से, जो वहाँ पे अमला होता है कि एक तो आप पेपर को सारा पढ़ लें। डोंट डू दैट। आप 15 मिनट, 20 मिनट इस काम में ज़ाया कर देंगे, जो कि आपके 90 मिनट्स हैं। उन 90 मिनट्स में से 20 मिनट आप इस चीज़ में ज़ाया कर देंगे, आपने पूरा पेपर पढ़ लिया है और एक भी क्वेश्चन आप उस 20 मिनट में सॉल्व नहीं करेंगे। अब वो 20 मिनट में पेपर जो आपने पढ़ा है, आपने एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, बाकी आपके पास मिनट्स रह गए 70। 70 मिनट्स में आपने 100 मार्क्स का पेपर करना है, तो वो आपके माइंड के ऊपर एक बर्डन बन जाएगा। सिर्फ़ इतना चेक करें कि पेपर पूरा है, 100 एमसीक्यूज़ पूरे हैं, चारों पेजेज़ कंप्लीट हैं, कहीं पे कोई क्वेश्चन जो है वो मिटा हुआ तो नहीं है, मिसिंग नहीं है, नंबर चेक कर लें जस्ट और इस काम में मैक्सिमम 15-20 सेकंड ही लगाएँ। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप ज़ाया करेंगे, तो फिर वो प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका टाइम ज़ाया करने का बायस बनेगा। सिर्फ़ इतना चेक करें, पेपर कंप्लीट है, दैट्स इट, बिस्मिल्लाह पढ़ें। अ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली पढ़ें और रब्बि ज़िदनी इल्मा पढ़ें और पेपर को स्टार्ट कर दें। उसके बाद पहला राउंड आता है एमसीक्यूज़ का। इस पहले राउंड के अंदर वो क्वेश्चंस टिक करें जो आप 10 से 15 सेकंड्स के अंदर-अंदर कर सकते हैं। हू इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। टिक इट, ओके? Uh, who gave the two nations theory? Sir Syed Ahmed Khan. Okay, take it. Who is known as the Qaid-e-Azam? Muhammad Ali Jinnah. Take it. That's it. 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर-अंदर जो एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं, उनको इस सेक्शन में, इस राउंड में कवर करें। 30, 25, 30 के करीब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जो बिल्कुल ईज़ी पीज़ी होते हैं, आपको आते होते हैं। आपको दूसरी दफ़ा उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। इसके बावजूद सारे ऑप्शंस को लाज़मी पढ़ें। दुनिया की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? माउंट एवरेस्ट है। ओके, टिक। दूसरी सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? केटू है। कहाँ पर वाक़या है? पाकिस्तान में। बस। मतलब इस तरह के एमसीक्यूज़ बीच में होते हैं, जिनको आप 10 से 15 सेकंड्स के अंदर-अंदर बल्कि इससे भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ये आप 30 क्वेश्चन जब इस राउंड में सॉल्व करेंगे, 8 से 9 मिनट आपके लगेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट लग जाएँगे। 30 से हो सकता है 35 एमसीक्यूज़ आप इस सेक्शन में, इस राउंड में कवर कर लें। तो 8 मिनट के अंदर-अंदर आप 8 से 10 मिनट के अंदर-अंदर आपके 30 से 35 क्वेश्चन्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएँगे। नेक्स्ट राउंड आपका आता है जिसमें कि अब आपके पास अराउंड 80 मिनट्स हैं, 90 मिनट से 80 रह गए और 70 एमसीक्यूज़ बचे रह गए। अब थोड़ा-सा आपको रिलैक्स रहना चाहिए कि तकरीबन 1/3 पोर्शन जो है वो मैंने कर भी लिया हुआ है और अभी मैंने सिर्फ़ 10 मिनट यूज़ किए हैं। अभी मेरे पास 80 मिनट बाकी हैं, ठीक है? माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होके सोचने लग जाता है। अब इस सेक्शन में वो क्वेश्चन्स करें जो 35, 40 या मैक्सिमम 45 सेकंड्स के अंदर-अंदर आप कर सकते हैं। लाइक पहले वो क्वेश्चन्स थे जो जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं थी, वो आपके माइंड में मौजूद हैं। सिंपली आपने उनको टिक करना है। इस सेक्शन में वो एमसीक्यूज़ करें जहाँ पर आप 2 में कन्फ्यूज़ हैं और थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ रहा है। उन 2 में से भी आपको अचानक याद आ जाएगा, हाँ, ये वाला मैंने कहीं पढ़ा था और आप उसको टिक कर लेंगे। तो इस सेक्शन में भी आप 30 मिनट के अंदर-अंदर 30-35 मिनट के अंदर-अंदर 35-40 एमसीक्यूज़ कर लेंगे। ठीक है? ये सेकंड राउंड होगा आपका। अभी तक आपने टाइम इतना ज़ाया नहीं किया। उसके बाद थर्ड राउंड आता है जिसमें आपके पास कुछ 30 के करीब क्वेश्चंस रह जाते हैं, जिसमें आपने 10-12 तो वैसे ही छोड़ देने हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते, समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है और वो आपने लीव कर देने हैं चॉइस में। और 40-50 मिनट्स अब आपके पास बाकी हैं।
इस सेक्शन में थर्ड एंड फाइनल राउंड जो सेक्शन होगा, ये सेक्शन है, राउंड है, इसमें आपने मैथ्स क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स क्वेश्चंस को पहले हाथ नहीं लगाना और वो सॉल्व करें जो कि आपको थोड़ी-सी थिंकिंग प्रोसेस माँगते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। रुमिनेशन का मतलब होता है डीप थिंकिंग। अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि आपने पेपर नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? ना पढ़ने की वजह ये होती है, ये जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, या कोई और क्वेश्चन होते हैं, आप वो पढ़ लेते हैं। एक तो आपका टाइम ज़ाया होता है, दूसरा आप पूरे 100 क्वेश्चन जब पढ़ के पहले से स्टार्ट करते हैं, वो बहुत ईज़ी क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने होते हैं, जो मैंने आपको कहा 10 से 15 सेकंड के अंदर-अंदर हो जाते हैं और आपने 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा उस पे टाइम नहीं लगाना, उनको तो आप सॉल्व कर लेते हैं। बीच में वो आपके दिमाग में आता रहता है 90th क्वेश्चन का आंसर क्या है यार? आप सवाल कर रहे होते हैं 6th, 7th, 8th, दिमाग में आपके चल रहा होता है यार वो 67 पे जो मैंने क्वेश्चन देखा था मैथ्स वाला, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। मुझे याद है, मुझे इसका आंसर पता था, मुझे तब याद था। क्वेश्चन आप कौन-सा सॉल्व कर रहे हैं? 6, 7, 8 यहाँ तक आपकी सीक्वेंस चल रही है और आपका माइंड कहाँ स्टक है? 60th क्वेश्चन पे, 66th क्वेश्चन पे जो कि मैथ्स का था। आप वो पढ़ के आ चुके हैं, आप अब दूसरे सवाल कर रहे हैं लेकिन दिमाग वहीं पे अटका हुआ है कि वो उस सवाल का जवाब क्या था? ये किताब मैंने कहीं पढ़ी है, ये किताब किसने लिखी थी यार? ज़हन में नहीं आ रहा। दिमाग वहीं पे अटका हुआ है क्योंकि वो एक जो इनकम्प्लीट थॉट प्रोसेस है उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आपने सारा पेपर नहीं पढ़ना और जहाँ पर आपको लगे कि ये एमसीक्यू मुझसे 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा रिक्वायर कर रहा है, उसी वक़्त उसको फर्स्ट राउंड में छोड़ दें। सेकंड राउंड में भी उस एमसीक्यूज़ को छोड़ दें, जो आपके 40 सेकंड से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, आपसे 40 सेकंड से ज़्यादा माँग रहा है, उसको वहीं पे छोड़ दें। एंड वाले राउंड में ऐसे एमसीक्यूज़ करें जो 1 मिनट, 1.5 मिनट आपसे माँग रहे हैं। तो इस तरह से आपके टाइम जो है वो काफ़ी बचत हो जाएगी और अगर इस थर्ड एंड फाइनल राउंड में आपके पास टाइम मौजूद होगा, तो फिर आप बड़े रिलैक्स होके इत्मीनान से बाकी का आधा घंटा जो है वो सुकून से पेपर कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आपका ऑलमोस्ट तकरीबन पेपर हो जाएगा। जो आधा घंटा आपके पास होगा उसमें बड़े सुकून से आप पेपर करेंगे, बड़े रिलैक्स होके, चिल होके। तो वो जब आप रिलैक्स माइंड के साथ करेंगे, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स ठीक होने के चांसेस हैं। उसके बाद आगे आते हैं, ऑप्शंस को देखने से पहले उस ऑप्शन को अपने माइंड में क्वेश्चन को अपने माइंड में सोचें। आपने एक बुक का नाम पढ़ा है, अपने माइंड में सोचें कि उसका आंसर क्या था? आपने पढ़ा हुआ क्या था? आपके माइंड में कुछ आ जाएगा। हो सकता है वो ऑप्शंस में हो ही ना, नन ऑफ दीज़ का ऑप्शन हो। लेकिन जब आप खुद से सोचने के बजाय सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो हो सकता है आप तीनों ऑप्शंस में स्टक हो जाएँ, नन ऑफ दीज़ का ऑप्शन जो है वो आपके ज़हन में ही ना रहे। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखे बगैर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन अपने पास से सोचेंगे कि ये बुक थी, इसका ये आंसर मेरे माइंड में क्या चल रहा है। फिर आप ऑप्शंस को देखेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आप इमीडिएटली टिक कर लेंगे। नहीं नज़र आएगा, अब आपने खुद से सोच लिया हुआ है कि उसका आंसर ये है। वहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आ रहा, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज़। जब आप ऑप्शंस को देख लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपका दिल करेगा कि ऑप्शन इन तीनों में से एक ही है, नन ऑफ दीज़ नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद से एक आंसर सोचा हुआ है, आप फुली कॉन्फिडेंट हैं, तो उस आंसर को टिक करें। अगर वो आंसर नहीं है, तो फिर नन ऑफ दीज़ होगा, मोस्ट प्रोबेबली। डोंट हरी। जैसे कि आपने ऑप्शन देखा, फ़ौरन उसको टिक कर दिया। पहला ऑप्शन देखा, दूसरा ऑप्शन देखा, आपको लगा ये यही है, यही बस कन्फर्म है, मुझे पता है ही ये। आपने टिक कर दिया। आगे आपने देखा लिखा हुआ था बोथ बी एंड सी या बोथ मतलब बी एंड सी या ए एंड बी एंड ऑल ऑफ दीज़ या इस तरह का कुछ। तो इसलिए कभी भी पहला ऑप्शन आपने देखा है उसी को फ़ौरन टिक कर दिया। नहीं, सबको देख लें एक दफ़ा, हो सकता है ऑल ऑफ दीज़ का ऑप्शन भी हो सकता है ए एंड बी का ऑप्शन भी हो सकता है बी एंड सी का ऑप्शन भी हो। तो इसलिए ये कई दफ़ा मेरे से गलत हो जाते हैं। मैं ऑप्शन लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होता है बस है ही ये, मुझे पता है कन्फर्म है, 100% श्योर है, 1000% श्योर है। बाद में पता चलता है वो सेकंड भी मिलता-जुलता इसी से था। तो इस तरह से इसको थोड़ा-सा केयर करनी है। कुछ क्वेश्चन्स रिवर्स इंजीनियरिंग भी माँग रहे होते हैं, लाइक माँग नहीं रहे होते,
कर सकते हैं आप उनके साथ। जैसे मेरा मैथ्स कमज़ोर है, तो नॉर्मली मुझे जो है फ़ॉर्मूले नहीं आते होते। अब ये नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पिछले दिनों आया था। तो इसमें उसने कहा है कि फादर एंड सन की एज इस वक़्त करंटली 50 इयर्स है, जब हम करते हैं तो। 10 साल पहले उस फादर की एज बेटे की एज से 9 टाइम्स ज़्यादा थी। 9 से मल्टीप्लाई करें तो फिर बनती है। करंट एज क्या है? अब एक और चीज़ जो यहाँ पे ऑप्शंस में मौजूद है वो ये है कि 40, 45, 50 एक सीक्वेंस चल रही है। बीच में एक जो नंबर है वो सीक्वेंस से उल्टा है। 40, 45, 50 यहाँ पर अगर होता 35, 40, 45, 50 फिर तो सीक्वेंस ठीक थी। अब ये 37 बीच में अजीब-सा नंबर है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये जो अजीब-सा और ऑड वन आउट या डिफरेंट नंबर होता है, यही आंसर होता है। 37 एक अजीब-सा नंबर है। हम सबसे पहले 37 को ही चेक करेंगे। अब 37 में से 10 इयर्स निकालें, जो 10 इयर्स अगो वो कह रहा है, 27 बनती है। 27 किसका 9 टाइम्स है? 3 का। तो 10 साल पहले बाप की उम्र कितनी थी? 27। बेटे की उम्र कितनी थी? 3। 3 9 टाइम्स 27 बनेगा। तो हमारे पास आ गई 10 साल पहले की एजेस कितनी आ गई? 27 एंड 3। करंट एज क्या होगी? 10 साल ऐड कर दें। 10 साल बाद की बात पूछ रहा है ना, अभी की बात। तो 37 प्लस 13 दोनों को जमा करें क्या बनेगा? 50। सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं 37 पे? यस। तो यही राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। बाकियों को भी इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। 40 में से 10 निकालें, 30 बन जाएगा। 30 अब किसका 9 टाइम्स है? कोई प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा हमारे पास। 45 को भी और 50 को भी इसी तरह से चेक कर लें। किसका 9 टाइम्स बन रहा है? नहीं बनेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से वो आंसर नहीं बनता उसका। तो इस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें। वो जिस तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी उसकी, मिसाइल्स की। यूजुअली बट नॉट ऑलवेज़ लॉन्गेस्ट ऑप्शन जो होता है वो वही करेक्ट होता है। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो छोटे-मोटे ऑप्शन लिखना चाह रहा होता है। लेकिन जो लॉन्गेस्ट वो लिखता है, जो इतनी वो स्ट्रगल करता है, वो इसलिए लिखता है क्योंकि वो राइट ऑप्शन होता है, उसने लिखना ही लिखना है। वो रीज़न इसके पीछे ये है। तो अगर वो 3 ऑप्शन उसने छोटे-छोटे लिखे हैं जो कि गलत हैं क्योंकि उसने अपने पास से कुछ भी लिख दिया है, तो एक आंसर लंबा है तो वो लाज़मी तौर पर उसका आंसर वो होगा। लाज़मी नहीं है, मतलब कई दफ़ा आजकल के जो एग्ज़ामिनर्स अ, सेट करते हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि चूँकि ये एक रूल बन गया है, लोगों ने याद रखा हुआ है कि लॉन्गेस्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, तो हम एक गलत जो है वो लॉन्गेस्ट बना देते हैं। तो इसलिए थोड़ी-सी डेलिब्रेशन से चेक कर लें। अगर बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है पेपर के इस क्वेश्चन के बारे में, तो जो लॉन्गेस्ट है लगा दें, अल्लाह खैर करेगा। आपने एक क्वेश्चन देखा, फर्स्ट टाइम आपको लगा ये वाला आंसर है, फिर आप 2 में कन्फ्यूज़ हो गए। तो जो पहली दफ़ा आपको अचानक आपके ज़हन में आया है, मोस्ट प्रोबेबली वही राइट ऑप्शन है, उसी को ही क्लिक करें। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि आपने कहीं पे पढ़ा हो, आपके दिमाग में रह गया हो, आपके दिमाग ने उसी वक़्त आपको क्लिक किया हो कि ये राइट ऑप्शन है। कहीं पे देखा हुआ होता है ना, तो लेकिन आप फिर 2 में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका जो फर्स्ट माइंड में क्लिक हुई है, उसी को लगा दें। अगर आपको अब कन्फर्मेशन नहीं हो रही और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं 2 के बीच में तो वो पहले वाला लगा दें जहाँ पे आपके माइंड ने फर्स्ट टाइम क्लिक किया था कि मोस्ट प्रोबेबली ये है। अवॉइड द एक्सट्रीम्स 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। ये मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें 2 345 5 एंड -74 तो 345 एंड -74 जो हैं ये मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग होंगे। जो आस-पास के कन्फ्यूजिंग नंबर्स होते हैं, उन वो यूजुअली ठीक होते हैं। जैसे 2 एंड 5 हैं, ये करीब-करीब हैं। अब एक नंबर उसने बहुत बड़ा लिख दिया, एक नंबर उसने बहुत छोटा लिख दिया, तो ये वैसे ही उसने कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा हुआ है। आंसर आपका 2, 5 में से ही कोई एक होगा। तो ये नंबर्स की बात है, अवॉइड द एक्सट्रीम्स। जब नंबर्स कोई वो इस तरह से अचानक एक नंबर बहुत बड़ा लिख दे,
एक नंबर बहुत छोटा लिख दें, तो उन दोनों में से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली। जब आप टिक कर रहे होते हैं, मेरे साथ ये 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है, मैं पेपर से क्वेश्चन देखता हूँ, सॉल्व करने जाता हूँ, टिक किसी और को कर देता हूँ। बबल शीट जो है वो किसी और की फिल कर देता हूँ। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ बी, ए से लफ्ज़ शुरू हो रहा होता है और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ 89, उसका ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन जो ऑप्शन का जवाब जो उसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है, सी से स्टार्ट हो रहा है। तो कई दफ़ा बंदा ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाता है, मैं खुद एक आधी दफ़ा ऐसे हुआ हूँ कि वो मैं सी मेरे ज़हन में सी चल रहा होता है। 83 है, ऑप्शन मैंने बी लगाना है, लफ्ज़ जो ऑप्शन वाला है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, मैं जाके वहाँ पे सी लगाता हूँ। तो आपने जब क्वेश्चन को देखना है, ऑप्शन आपने देखा बी, 83 बी, 83 बी, 83 बी इस तरह करके पेपर बबल शीट तक लगाने तक वो माइंड में या मुँह में बोलना नहीं है, पूरे हॉल में नहीं चिल्लाना, लेकिन वैसे बोलते हुए वहाँ तक जाएँ और वहाँ पे उसको फ़िल करें। इस तरह सीक्वेंस बरकरार रहती है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, आपने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया है, 80 किया है, 81 छोड़ दिया है, 82 आपने करना है और वहाँ पे जब आप बबल फ़िल कर रहे होते हैं, 80 करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन-सा आता है 81, तो आप 81 को फ़िल कर देते हो। हालाँकि वो आपने सोचा होता है कि ये मैं बाद में करता हूँ, इसको मैं स्किप करता हूँ और अगला क्वेश्चन मैंने करना है। लेकिन आप करते क्या हो, वो सीक्वेंस के साथ चलते-चलते आप 80 के बाद 81 कर देते हो। तो अगर आप वो माइंड में रिपीट कर रहे हो, मुँह से रिपीट कर रहे हो, 82 का बी, 82 का बी, 82 का बी, ये लगा दिया जी 82 का बी। तो फिर आपके ज़हन में रहता है 82 का बी, 83 का सी, 84, 84, 84 ए, 84 ए, 84 ए इस तरह करके आपने वो लफ्ज़ रिपीट करते रहना है ताकि आपको राइट ऑप्शन चूज़ करने में आसानी हो, फ़िल करने में आसानी हो। हाँ जी, ये कुछ टेक्निक्स थी, टिप्स थी, उसके बाद हमारे नोट्स हैं। और बताइएगा ये टिप्स आपको कैसी लगी और कोई और जो आप अपने तौर पर एम्प्लॉय करते हैं, आप खुद अपने पेपर में यूज़ करते हैं, वो भी प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए ताकि और लोग भी जान सकें और उनको आपके जो एक्सपीरियंस है उससे इस्तिफ़ादा हो। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आगे भी आती रहेंगी। बाकी ये नोट्स हैं, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही है। ₹400 ईज़ी पैसा कर दें 0336716039 पे, तो आपको ये तमाम नोट्स हैं आप पीडीएफ में आपके व्हाट्सऐप पे सेंड कर दिए जाएँगे जब आप ईज़ी पैसा का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सऐप सेंड करेंगे तो। ठीक हो गया? ये तमाम जो पेपर्स हैं बीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, एफआईए, आईबी, एएसएफ, एएनएफ और बाकी जो लेक्चरर, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट के पेपर्स होते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। कंटेंट्स हैं वो सामने लिखे हुए हैं, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप इस मेथड को फ़ॉलो कर सकते हैं। दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।